नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। आज सुबह 10:30 बजे हेलीपैड रामकथा पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। 11:25 पर श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे। जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 2:20 से 3:30 तक मंडलीय समीक्षा बैठक होगी। 4:15 पर सूर्य कुंड सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करेंगे। तो अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका एक खास दौरा, जिस दौरान जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 2:20 से लेकर 3:30 तक मंडलीय समीक्षा बैठक होगी। 4:15 से सूर्य कुंड सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करेंगे। तो भगवान राम की धरती पर पहुंचेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या का उनका दौरा है, खास बताया जा रहा है, और इस दौरान वो दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। हनुमान गढ़ी में वो दर्शन पूजन करेंगे। इसी के साथ साथ कई बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, जिनमें शिरकत करेंगे। तो राम जन्मभूमि में भी दर्शन पूजन करेंगे। जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो 2:20 से लेकर 3:30 तक मंडलीय समीक्षा बैठक होगी। इसी के साथ 4:15 से सूर्य कुंड सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है आज, और ये दौरा अपने आप में बेहद ही खास। सुबह 10:30 बजे हेलीपैड रामकथा पार्क पहुंचे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन का कार्यक्रम उनका निर्धारित है, और भगवान राम की क्योंकि धरती पर मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो ये खास उनका दौरा माना जा रहा है। अयोध्या वासी उनके दौरे को लेकर बेहद ही ज्यादा उत्साहित हैं। कहीं ना कहीं जो भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है, उसका स्थलीय निरीक्षण भी करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। तैयारियां किस गति के साथ चल रही हैं, इसको भी बारीकी से परखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी के लिए उनका ये खास दौरा बताया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है, इस दौरान दर्शन पूजन करते वो नजर आएंगे, और क्या कुछ खास रहेगा? मंदिर से जुड़े हुए जो कार्य चल रहे हैं उनके कहीं ना कहीं निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और लमसम 11 बजे अयोध्या पर पहुंचे। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं, मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर निर्माण से जुड़े हुए कार्यों का निरीक्षण करेंगे। राम जन्मभूमि में जाएंगे। साथ ही साथ भक्ति पथ, राम पथ, जन्मभूमि पथ, ये तमाम जो कार्य चल रहे हैं इनका निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका निरीक्षण करेंगे। सुल्तानपुर अयोध्या जो 4 लेन हाईवे है उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे जाकर के। उसके अलावा उनके तमाम कार्यक्रम अन्य हैं, जिसमें वो आज मंडली समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं जो आसपास के जिले हैं उनके बाकायदा समीक्षा की जाएगी कि आखिर विकास के कार्य उन जिलों में कैसे चल रहे हैं। इसके अलावा तमाम साधु संत हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ मल्टी लेवल पार्किंग एक है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। तमाम ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं जो जिनमें आज शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री आज किसी भी जिले में जब दौरे पर जाते हैं तो बाकायदा वहाँ पर जो विकास कार्य चल रहे होते हैं उनकी समीक्षा करते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं कि कब तक काम पूरे होंगे। क्योंकि 2024 में जनवरी के महीने में श्री राम मंदिर जो है, भगवान राम का मंदिर है, उसको जो दर्शकों श्रद्धालुओं के लिए खोलने का व्यवस्था की जा रही है कि 14 फरवरी को हर हालत में जो है आम जनता के लिए, राम भक्तों के लिए मंदिर को खोल दिया जाए, जिससे वो दर्शन कर पाए। और उन्हीं का अब उनसे पहले जो काम चल रहे हैं उनको उनमें तेजी लाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। जब जाएंगे
वहाँ के अधिकारियों का कहीं न कहीं उनका मार्गदर्शन करेंगे, बताएँगे किस तरीके से काम करना है कि जिससे जल्द से जल्द जो राम मंदिर का निर्माण है वो पूरा हो पाए। क्योंकि करोड़ों की आस्था का सवाल है, करोड़ों लोग कई लंबे अरसे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हो और दर्शन करने के लिए जाएँ। तो अब वो समय आ गया है, लेकिन अभी भी राम मंदिर निर्माण चल रहा है और लमसम अभी 8 से 9 महीने बचा हुआ है इस साल में। तो ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जब पहुँचेंगे तो कहीं न कहीं 2024 का जो जनवरी महीने का लक्ष्य रखा गया है राम मंदिर के कपाट खोलने का, तो उससे पहले काम पूरा किया जाए, इसको लेकर के पूरी आज का ये कार्यक्रम है। जी। बिल्कुल, देखिए इसी कड़ी में उनका ये खास दौरा बताया जा रहा है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज का कार्यक्रम, जहां उन्नाव और कार्यक्रम कानपुर के प्रवास पर यूपी अध्यक्ष रहेंगे। दोपहर 12 बजे उन्नाव के पूर्वा में संगोष्ठी कार्यक्रम है उनका। शाम 5 बजे कानपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये आज का कार्यक्रम, उन्नाव और कानपुर के प्रवास पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। और दोपहर 12 बजे उन्नाव के पूर्वा में संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शिरकत करेंगे। और इसी के साथ शाम 5 बजे कानपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में हिस्सा लेंगे। निकाय चुनाव और तमाम आगामी चुनावों को लेकर वो रणनीति सौंपेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है 2024 के लिए, निकाय चुनाव के लिए, और उसी को लेकर इस कार्य समिति की बैठक में वो कई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। तो खास ये दौरा है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का उन्नाव और कानपुर का, जिस दौरान दोनों ही जगह उनके अहम कार्यक्रम निर्धारित है। तो अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए कानपुर और उन्नाव के प्रवास पर रहेंगे आज भूपेंद्र चौधरी और लगातार कोशिश की जा रही है कि ग्राउंड जीरो पर वो पार्टी को मजबूत करें। आगामी चुनाव को देखते हुए कार्य समिति की बैठक भी है उनकी, क्या कुछ महत्वपूर्ण? बिल्कुल, निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर सुनवाई, रिपोर्ट अपनी पेश करेगी सरकार। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा तो तत्काल प्रभाव सरकार चाहेगी कि चुनाव कराया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में कूद पड़ी। देखा गया है पिछले 5 दिनों में देखें तो चाहे प्रधान मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, तमाम जिलों के दौरे कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अघोषित रूप से कार्यक्रम लग चुके हैं, क्योंकि पता है भारतीय जनता पार्टी को कि समय कम मिलेगा, दौरे करने के लिए समय कम होगा, जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि इस बार का लक्ष्य रखा गया है कि 17 जो नगर निगम है सभी पर फतह पाई जाए। साथ ही साथ 2024 का सेमीफाइनल है। इसके अलावा बात करें तो इस बार प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पहला बड़ा चुनाव होगा जिसमें बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो शिरकत करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी भी परीक्षा है कि वो कितना काम आ रहे पार्टी ने जो उन पर भरोसा किया, क्या वो उस पर साबित हो खरे उतर पा रहे। ये तमाम चीजों का भी उनका एग्जाम होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी चाह रहे हैं कि वो भी कड़ी मेहनत करें, जिससे जो लक्ष्य रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर 17 नगर निगम जीतने का वो पूरा हो पाए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। आज भूपेंद्र चौधरी का उन्नाव और कानपुर का दौरा है। उन्नाव के असुहा ब्लॉक में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ था उस पर संगोष्ठी होगी, उसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। साथ ही साथ उसके बाद कानपुर का दौरा है। कानपुर में पिछड़ा वर्ग जो है भारतीय मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी कार्य समिति की बैठक है जिसमें जो है भूपेंद्र चौधरी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जो पिछड़ा वर्ग है उसके जो कार्यकर्ता हों कहीं ना कहीं उनको बताएंगे कि किस तरीके से पिछड़ों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। क्योंकि देखा जा रहा है इस समय पिछड़ों को लेकर के ही जंग उत्तर प्रदेश में छिड़ी हुई है। लगातार अखिलेश यादव हो, श्यामा प्रसाद मौर्य हो, लगातार वार कर रहे कि पिछड़ों के साथ नाइंसाफी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी हाल ही में देखा गया शिक्षक की भर्ती जो थी उसमें 6800 जो भर्ती थी उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो इसके बाद अखिलेश यादव से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां हैं सरकार को घेरने काम करने लगी और आरोप लगाने के लिए कि सरकार ने पिछड़ों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया। तो आज पिछड़ा वर्ग जो है उसकी कार्य समिति की बैठक है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है तो पिछड़ों का है, तमाम जातियां इसमें आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको साधने को लेकर के आज एक कार्य समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। जी बिल्कुल ठीक है, आप अश्विनी बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।
लखनऊ से अब खबर। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बैठक की है। मंत्री के आवास पर पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। ऊर्जा मंत्री के साथ लंबी बातचीत के बावजूद फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। हड़ताल को लेकर कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। कर्मचारी नेता शैलेंद्र दुबे समेत 22 नेताओं पर एफआईआर हुई है। तो देखिए, लगातार विद्युत कर्मचारी जो हैं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और इसी सिलसिले में ऊर्जा मंत्री के साथ लंबी बातचीत के बावजूद फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। सरकार बात करने को तैयार है। हड़ताल को लेकर कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां कल भी ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की तरफ से कहा गया था शाम के 6 बजे तक का वक्त दिया गया था। उसके बाद जो कर्मचारी थे उनको बर्खास्तगी का उन्होंने चेतावनी भी दी थी और इसी के चलते लगातार बैठकें हो रही हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बैठक कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जनता का कार्य जो है प्रभावित ना हो। मंत्री के आवास पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है हालांकि इस समस्या का। तो वहीं कर्मचारी नेता शैलेंद्र दुबे समेत 22 नेताओं पर नामजद एफआईआर हुई है। तो ये पूरा मामला, जहां विद्युत कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर 14 सूत्रीय मांगे हैं उनकी और उसी को लेकर वो हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके चलते कार्य प्रभावित हो रहा है। अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं और इसी के चलते ऊर्जा मंत्री एके शर्मा लगातार बैठकें कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, सख्त लहजे में भी नजर आ रहे हैं वो। तो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकल पाया है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। क्रेटा कार का मालिक रुखसार अहमद बहराइच से गिरफ्तार हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में था रुखसार अहमद। बिरयानी सेंटर चलाने वाले नफीस से खरीदी थी हत्या में इस्तेमाल हुई क्रेटा। तो नेपाल भागने की फिराक में था रुखसार अहमद। उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक और की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, जहां क्रेटा कार का मालिक रुखसार अहमद बहराइच से गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि नेपाल भागने की फिराक में था वो। बिरयानी सेंटर चलाने वाले नफीस से उसने हत्या में इस्तेमाल हुई ये क्रेटा खरीदी थी। तो एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में, प्रयागराज मामले में क्रेटा कार का मालिक रुखसार अहमद गिरफ्तार हुआ है, जो कि नेपाल भागने की फिराक में था। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक और की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में और क्रेटा का मालिक ही बताया जा रहा है और नेपाल भागने का ये प्रयास कर रहा था। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की 22 टीमें छापेमारी कर रही है और कोशिश की जा रही है कि शूटर्स जहां भी छुपे हों उनका सुराग निकाला जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जाए, जिसको लेकर ये क्रेटा मालिक है और इसी ने ये क्रेटा गाड़ी यूसुफ, जो कि बिरयानी कॉर्नर चलाता है, उससे खरीदी थी और इस गाड़ी को फिलहाल पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया था, जो कि अतीक अहमद के घर के पास से बरामद हुई थी, जिसके बाद से लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। हालांकि ये बहराइच से गिरफ्तार हुआ है और रुखसार अहमद से लगातार पूछताछ चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि ये लगातार उन शूटर्स के संपर्क में था जब वो इस पूरी वारदात को अंजाम देकर भागे थे। उस दौरान लगातार इससे बातचीत हो रही थी। हालांकि पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है, लगातार उससे पूछताछ हो रही, कहीं न कहीं बाकी चीजों को भी जानने की कोशिश होगी और जो शूटर्स के साथ इसका कम्युनिकेशन हुआ है उसको भी पता करने की कोशिश होगी। जी, इस पूरे मामले की तहकीकात का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अलग अलग पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उमेश पाल हत्याकांड मामले में क्रेटा मालिक गिरफ्तार हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में था ये
लेकिन इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस इससे भी पूछताछ कर रही है। प्रयागराज से अगली खबर, बाहुबली विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विजय मिश्रा को 5 साल की सजा सुनाई है। सभा में सरकारी गनर के शस्त्र से फायरिंग का आरोप है। फूलपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में सजा हुई है। मौजूदा समय में आगरा जेल में बंद है विजय मिश्रा। तो सभा में सरकारी गनर के शस्त्र से फायरिंग का आरोप है। फूलपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में सजा हुई है। बाहुबली विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है, जहां कोर्ट ने विजय मिश्रा को 5 साल की सजा सुना दी है। सभा में सरकारी गनर के शस्त्र से फायरिंग का आरोप था और यह आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके चलते 5 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। फूलपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में यह सजा हुई है। मौजूदा समय में आगरा जेल में बंद है विजय मिश्रा। तो बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलें अब बढ़ेंगी, जहां एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा झटका, जहां कोर्ट ने विजय मिश्रा को 5 साल की सजा सुनाई है आर्म्स एक्ट मामले में। तो सभा में सरकारी गनर के शस्त्र से फायरिंग का आरोप है। लखनऊ से अब खबर, बिजली को लेकर सड़क पर उतरी जनता, जहां बिजली की समस्या को लेकर कानपुर रोड पर जाम लगाया गया। बिजली कर्मियों की हड़ताल का राजधानी में असर दिख रहा है, जहां आलमबाग थाना क्षेत्र सिंगार नगर में गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया है। तो बिजली की समस्या को लेकर कानपुर रोड में जाम किया गया है। बिजली कर्मियों की हड़ताल का राजधानी में असर है। आलमबाग थाना क्षेत्र सिंगार नगर में गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की है। तो बिजली की समस्या को लेकर कानपुर रोड पर जाम लगाया गया है। जो लोग हैं वो नाराज हैं, कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। जो फॉल्ट हुए हैं वो सही नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे में जो आम जनता है वो परेशान हो रही है और इसी के चलते गुस्साए लोगों ने अब सड़क जाम की है और लगातार वो भी मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द हल हो। यूपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने आज अजय कुमार लल्लू को 1 साल की सजा और 10,000 के जुर्माने की सजा दी है। उन पर तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पर गलत आरोप लगाने का इल्जाम लगाया था। अजय कुमार लल्लू ने श्रीकांत शर्मा पर दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची से संबंध होने के आरोप लगाए थे। कोर्ट में अजय लल्लू के लगाए आरोप झूठे और बेबुनियाद साबित हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा मैथिली शरण गुप्त पार्क में ईट राइट मिलेट्स मेला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने मिलेट से होने वाले लाभों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने मेले में लगे स्टॉलों को देखा और मिलेट से तैयार किए गए खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा। इस दौरान जिलाधिकारी ने बुंदेलखंड की जलवायु और इससे होने वाले उत्पादन को प्रोत्साहित करने की अपील की है। रायबरेली के सलोन कोतवाली से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार 3 अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीड़िता ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि 4:30 बजे बदमाश घर में घुसे थे। पीलीभीत के महद खास इलाके में अवैध वसूली मामले को लेकर प्रधान पति के खिलाफ रोजगार सेवकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि रोजगार सेवकों के समर्थन में ग्रामीण भी साथ आ गए। ग्रामीणों ने अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदला है। मेरठ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खबर यह है कि मेरठ के बहादुरपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मकान धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि मकान गिरने से किसान वीरभान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो किस तरीके से मौसम की करवट की वजह से नुकसान हुआ है, जहां जो मकान है वो धराशायी हुआ है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से ये मकान धराशायी हुआ है, तो मकान मालिक का काफी नुकसान हुआ है। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के विवाद में कर्मचारियों और युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। बता दें, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। फिलहाल बवाल बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची। वहीं मारपीट करने वाले दोनों पक्षों को हिरासत में लिया गया है। तो मामूली सी बात पर दो पक्ष आपस में भिड़े हैं और इस तरीके से ये मारपीट हुई है। जहां पेट्रोल पंप का ये वीडियो है, पुलिस ने दोनों ही पक्षों को हिरासत में लिया है। मामूली सी बात थी जिसको लेकर ये दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक तरफ पेट्रोल कर्मी हैं तो दूसरी तरफ पेट्रोल भरवाने आए युवक नजर आ रहे हैं और किस कदर झड़प हुई है, मारपीट हुई है, भिड़ंत हुई है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां सिकंदराबाद जीटी रोड पर शाहजी डेयरी के सामने स्थित कब्रिस्तान पर युवक का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर कई गहरे घाव हैं। मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शव के पास से चाकू और शर्ट मिली है। मैनपुर पुलिस के तमाम कवायद के बाद भी अपराध पर अंकुश नहीं लग रहा है। ताजा मामला एराव थाने के मेरापुर गुजराती गांव में बदमाशों ने बाइक सवार दंपत्ति के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दंपत्ति से जेवरात और नकदी लूट ली। घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस टीम के साथ एसपी घटनास्थल पर पहुंच गए। बहरहाल पुलिस पीड़ित दंपत्ति की तहरीर के आधार पर जांच में जुटी हुई है। अब मामला बुलंदशहर से है, जहां जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के जलालपुर इलाके में सड़क पर पुलिस की 3rd डिग्री के मामले में एसएसपी श्लोक कुमार बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने एसएसपी श्लोक कुमार ने सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने साइकिल चोरी के आरोप में पकड़े शख्स को बुरी तरीके से पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इस पूरे मामले का एसएसपी ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिसकर्मी को हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।